आज की इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में करेंगे, वर्गीकरण करेंगे संख्याओं का। तो मतलब क्या होता है कि इसके बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं होता, तो हम इसको पूरा बेसिक से करेंगे क्योंकि पूरा अर्थमेटिक इसके ऊपर ही टिका हुआ है। तो ये वीडियो जो है ये तो उसके लिए तो हो रही है, कंपटीशन के लिए तो है, लेकिन इसको क्लास में जो छोटी क्लास में जैसे नाइन्थ टेंथ में भी पढ़ते हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। इसमें आपको पूरी की पूरी नंबर्स के बारे में जानकारी दूंगा और इसके बाद आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। पहले हम शुरू करते हैं। तो नंबर जो होते हैं हमारे वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक हमारे होते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। दूसरी होती है हमारे पास इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनको सिर्फ कल्पना नहीं कर सकते लेकिन रियल में नहीं होते हैं वो, ठीक है। ऐसे अपने अपनी मर्जी से उसको मान लेते हैं, ठीक है। और इन दोनों का जो मिश्रित रूप होता है उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, मिश्रित संख्याएं। अब देखो इसका तो हम इमेजिनरी नंबर को किससे डिनोट करते हैं? आयोटा से डिनोट करते हैं। आयोटा से डिनोट करते हैं। मान लो एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, मैं मान लेते हैं यहाँ पे, अगर मान लो कि मेरे पास यहाँ पे -4 का रूट है। अब -4 का रूट देखो कैसे नोट करते हैं। जब कभी भी ऐसी संख्या हो ना माइनस का 4 रूट, तो इसका जो रूट होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा 2 हो जाएगा। और जो इसकी वैल्यू होगी हमें नहीं पता कितनी वैल्यू है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, अयोटा से दर्शा देते हैं। तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, 2 अयोटा हो जाएगी। तो अयोटा स्क्वायर को हम वैसे मानते क्या है, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 मान लेते हैं, यानी कि अयोटा इज इक्वल टू रूट -1, ठीक है। तो इसी को बोल देते हैं हम 1 अयोटा, ठीक है। अब देखो चलो इसका हमारे पास ज़्यादा कुछ खास काम नहीं, इसको छोड़ देते हैं। तो हम इसका जो हमारे काम है तो वो इनसे रियल नंबर से है, ठीक है। तो अब रियल नंबर के बारे में देखते हैं। तो रियल नंबर जो वैसे जितने भी हमारे नंबर होते हैं वो सारे के सारे में एक नंबर लाइन होती है, उसी पे हमारे को दर्शाने पड़ते हैं, ठीक है। ये हमारे पास नंबर लाइन होती है यहाँ पे 0 1 2 3। इस टाइप को भी इन्फिनिटिव चलते हैं अनंत, और इस साइड को भी अनंत चलते हैं। यहाँ पे -1 -2 और -3, ठीक है। अब देखो इसमें हमारे पास सभी टाइप के नंबर हमारे इसी में से निकलते हैं, चाहे वो सम संख्याएं, इवन नंबर, ओड नंबर, विषम संख्याएं, वाज्य वाज्य, सभी कुछ इसी पे चलता है। तो वास्तविक नंबर जो होते हैं हमारे पास देखो, अब इनको हम देखो यहाँ से हम सभी नंबर कैसे निकालते हैं। अब क्या वास्तविक नंबर में देखो दो टाइप के नंबर होते हैं इसमें। एक तो हमारे पास आ जाते हैं इंटीजर, एक आते हैं हमारे पास डेसिमल। इंटीजर देखो और डेसिमल देखो क्या होता है। डेसिमल देखो इसी में होते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.01। देखो इसको 0.1 भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे 0.01 भी लिख सकते हैं, 0.001 भी लिख सकते हैं, 0.001, मतलब ऐसे चलते हैं। मतलब इनके बीच भी क्या होती है, इन्फिनिटिव संख्याएं होती है हमारे पास, ठीक है। इनके बीच भी क्या होती है, इन्फिनिटिव संख्याएं होती है, ये चलती रहती है। लेकिन डेसिमल, इनके बीच में कहीं ना कहीं डेसिमल छुपे रहते हैं, ठीक है। इसके बाद भी देखो 1.01 लिख लो, 1.1 भी लिख सकते हैं, 1.001 भी लिख सकते हैं। मतलब इनके बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक भी बहुत सारी संख्याएं होती है। तो अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास इंटीजर है वो दो तरह के होते हैं। एक तो हमारे पास होते हैं पॉजिटिव, एक होते हैं हमारे पास नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव देखो कौन से, यहाँ से पॉजिटिव जो राइट साइड वाले होते हैं, राइट साइड वाले होते हैं, और ये होती है लेफ्ट साइड। जो राइट साइड पे चलते हैं पॉजिटिव नंबर चलते हैं, और लेफ्ट साइड पे जो कौन से चलते हैं, हमारे नेगेटिव नंबर चलते हैं। तो हमारे देखो यहाँ पे क्या गया, पॉजिटिव, और ये कौन सा आ गया, नेगेटिव। अब देखो हम सबसे पहले हम इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे। इंटीजर कितने टाइप, इंटीजर में क्या क्या संख्या आ जाएंगी। फिर डेसिमल को देखेंगे, डेसिमल में हमारी परिमेय संख्या क्या होती है, रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, वो सब देखेंगे। तो यहाँ पे देखो आपको इतना याद रखो भी के लिए कि जो राइट साइड को चलता है वो हमारी इन्फिनिटी चलती है, ठीक है। और जो हमारे लेफ्ट साइड को चलते हैं वो नेगेटिव नंबर चलता है, ठीक है। तो ये -इन्फिनिटी तक जाता है, तो इतना ध्यान रखो, ठीक है। अब देखो हम पूर्णांक यानी कि इंटीजर और पॉजिटिव यानी कि धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, ठीक है, नेगेटिव ऋणात्मक संख्याएं। अब देखेंगे हम इसमें कौन कौन सी संख्या निकाल सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब देखो यहाँ से लिख लिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ से देखो सबसे पहले हम इसमें दो तरह के नंबर देखते हैं। अब देखो इसी में से हम सभी नंबर कैसे निकालते हैं। अगर मैं बात करूँ इसकी 1 3 5 7 9, ठीक है। अब देखो क्या ये दो का मल्टीपल है, ये दो का मल्टीपल नहीं है। दो का मल्टीपल देखो, दो, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तीसरे, दो चौके 8, दो पंजे 10। मतलब एक संख्या छोड़कर जो होती है हमारी दो का मल्टीपल होती है,
और ये जो संख्या होंगी जो 2 से विभाजित नहीं हो रही है, जो दो के पहाड़े में नहीं आ रही है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनको बोलते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, ओड नंबर। ओड नंबर कौन कौन से थे हमारे? 1 से स्टार्ट हो गए, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ऐसे ही चलते रहते हैं। ठीक है, अब देखो उसके बाद, अब ये तो होगी हमारी ओड नंबर। ठीक है, अब अगर मैं इनकी बात करूँ जो 2 के मल्टीपल है, 2, 4, 6, 8, 10, अब इनको बोलते हैं हम लोग सम संख्याएं। सम संख्याएं, तो सम को बोलते हैं इवन नंबर। ठीक है, तो इसमें कौन से आ जाएंगे? 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे चलते जाते हैं। ठीक है, अब ये तो होगा हमारे पास सम और विषम नंबर। ठीक है, अब इसमें मल्टीपल देखो कैसे चलते हैं। ऐसे कई बार ऐसे में चला लो, 3 का मल्टीपल 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 6 का मल्टीपल 6, 6 के बाद 12 आ जाएगा, फिर 18 आ जाएगा। ऐसे मल्टीपल चलते हैं, इनका ज़्यादा काम नहीं। अब देखो यहाँ पे इसका देखो हमारे पास तो ये 2 नंबर तो हो गए। अब देखो इसमें हमारे पास कौन कौन से नंबर आते हैं। देखो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे ये सारे, अब इन दोनों को मिला दूँ अगर मैं इवन प्लस ओड दोनों को अगर मैं देखूँ यहाँ पे कैसे, मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे इकट्ठा कर लूँ, तो इन दोनों का जो रूप बनता है उसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर हो जाते हैं। ठीक है, हमारे एवन और दोनों को मिला के। अब देखो जो हमारा जीरो है, ठीक है, अब उसको हम सम संख्या भी नहीं बोल सकते, विषम संख्या भी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं 0 से 2 को डिवाइड करूं, 0 को 2 से डिवाइड करूं तो इससे भी हो जाएगा डिवाइड, 2 0 का 0। अगर मैं इसको 1 से करूं तो भी हो जाएगा। तो हम इसको क्या करें? ना ही ये विषय में ना ही ये सम हो, दोनों से काम चल रहा है इसका। तो इसको हमने इसमें ना ही हम इस विषय में लिखते हैं, ना ही हम इसको किस में लिखते हैं, ना ही हम इसको सम संख्या में लिखते हैं, ना ही हम विषय में। अब देखो जीरो को क्या करते हैं हम लोग? जब जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं ना यहाँ पे, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चलता है। ठीक है, जब जीरो को इंक्लूड करते हैं इसको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण, जीरो को इंक्लूड करने के बाद पूर्ण होती है, इसको बोलते हैं हम लोग होल नंबर। तो ये हमारे पास होल नंबर होते हैं 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब देखो इसमें और कौन कौन से नंबर होते हैं आगे देखते हैं हम। अब देखो यहाँ पे उसी इंटीजर से हम भाज्य और अभाज्य संख्या को कैसे उठाएंगे देखना। तो भाज्य संख्याएं होती क्या है, तो मैं बताता हूँ, जिनके गुणनखंड या फैक्टर समझ लो आप, फैक्टर या गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो, 2 से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, वो होती है हमारी भाज्य संख्या। मैं बता देता हूँ आपको होता क्या है। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य कंपोजिट नंबर क्या होते हैं हमारे, जिनके गुणनखंड या फैक्टर 2 से ज़्यादा। मैं मान लो यहाँ पे मैंने लिखा, अब देखो मैंने 4 को लिखा, अब 4 को देखो मैं क्या इसको 1 से डिवाइड कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। 4 को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। 4 को मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो 4 को मैं देखो अगर तो मैं सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड करता तो ये नहीं होती है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या नहीं होती, कंपोजिट नंबर नहीं होता। लेकिन 2 से ज़्यादा, यानी कि 4 के कितने फैक्टर है, कितने फैक्टर निकले, इसके कितने गुणनखंड है? 1 भी है इसका, 2 भी है इसका, 4 भी है, इसके 3 फैक्टर हुए। यानी कि 2 से ज़्यादा अगर फैक्टर हो किसी भी नंबर के, तो वो कौन सी संख्या होती है? भाज्य संख्या। अब देखो आपने सोचा होगा कि जो 2 होती है वो अभाज्य संख्या है। बाकी देखो एक ऐसी सम संख्या 2 है, इवन नंबर, एक ही इवन नंबर है हमारा, सम संख्या है जो सबसे छोटी होती है ये। ठीक है, अभाज्य संख्या होती है ये। क्यों? अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसके 2 ही फैक्टर हो। देखो इसको मैं 1 से डिवाइड कर सकता हूँ और मैं 2 से, जिसके 2 ही फैक्टर हो, जिसके 2 ही फैक्टरों से क्या बोलते हैं हम लोग? अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अभाज्य संख्या में कौन कौन आ जाएंगी? देखो यहाँ पे पहले भाज्य में ले लेते हैं। भाज्य में आपकी आ जाएगी, देखो 1 भी नहीं आएगी, 1 का 1 ही फैक्टर होता है खुद का। 2 2 नहीं आएगी क्योंकि इसका 2 और 1 फैक्टर होता है। 3 3 का 3 और 1 फैक्टर होता है। 4 आ जाएगी। सबसे पहली भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी? 4। उसके बाद देखो 5, 5 का अगर बात करें तो क्या होगा? देखो 5 और 1 नहीं होगा, तो 6 आ जाएगी। क्योंकि 6 के कौन कौन से होंगे? 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा, 1 से भी। उसके बाद 8 आ जाएगा, फिर हमारा आ जाएगा 9 आ जाएगा, 3 से जाएगी, 9 से जाएगी, 1 से जाएगी, फिर 10 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा, ऐसे
ठीक है, जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो वो भाज्य संख्या कहलाएगी, कंपोजिट नंबर होंगे। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। ठीक है, ये अब अभाज्य संख्या क्या होती है, देखो प्राइम नंबर, जिनके अब देखो जिनके अब देखो जो भाज्य संख्या होंगी, एक तो अभाज्य संख्या होंगी। ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ। अब देखो मैं आपसे क्वेश्चन पुट करता हूँ। देखो कई बंदे बोलते हैं कि एक है हमारे पास। ठीक है, एक क्या है, एक को भी कई बोलते हैं दो से ही क्यों स्टार्ट होता है। ठीक है, एक के भी तो दो से ज़्यादा नहीं है, एक के भी तो दो से ज़्यादा फैक्टर नहीं है, वो तो अभाज्य होनी चाहिए। लेकिन देखो अब एक इसमें एक स्पेशल मतलब परिभाषा दी गई है बुक में, एनसीईआरटी में, कि एक जो है ना, जो अभाज्य संख्या होती है उसके मिनिमम दो फैक्टर चाहिए, मिनिमम दो फैक्टर चाहिए, दो से कम नहीं होने चाहिए, दो से कम नहीं होनी चाहिए, ना ही दो से ज़्यादा होनी चाहिए, ना ही दो से कम ना ही दो से ज़्यादा। तो एक जो है, अब एक को मैं सिर्फ एक से ही डिवाइड कर सकता हूँ, इसका एक ही फैक्टर बनेगा एक, तो एक का एक फैक्टर है, मिनिमम दो तो होने चाहिए लेकिन एक का एक ही है, तो एक जो है वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। एक ना ही भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि भाज्य के लिए इसके फैक्टर दो से ज़्यादा चाहिए और अभाज्य के लिए दो चाहिए, तो दोनों जो है दोनों चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहा है, तो एक क्या है हमारी, ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी होगी, दो, उसके बाद कौन सी आएगी, तीन, पाँच, सात, ऐसे चलती जाती है। ठीक है, उसके बाद 11 आ जाती है, फिर 13 आ जाती है। ठीक है, अब देखो जो टोटल 1 से 100 तक जो हमारी अभाज्य संख्या होती है, प्राइम नंबर होते हैं, वो होते हैं 25। ठीक है, इनका कोड याद रख लेना आपने। अब देखो 1 से 10 तक, जो 1 से 10 तक होती है हमारी चार संख्याएं। अब देखो 11 10 और 20 के बीच होती है इतनी। ठीक है, और 20 और 30 के बीच, 30 और 40 के बीच, 40 और 50 के बीच ये कोड होता है हमारा। देखो 4 4 8 2 10 12 3 15, 15 4 19, 19 3 22, 22 3 25, तो टोटल कितनी होती है 25 जो होती है हमारी प्राइम नंबर होते हैं 1 से लेकर 100 तक। अब देखो इसके बाद जो क्वेश्चन आया हमारे पास कि इसमें और भी दो मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक होता है हमारे पास, देखो को प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं हम सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य। ठीक है, और एक होता है हमारे पास ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम इसको बोलते हैं अभाज्य जोड़ा, जुड़वा अभाज्य संख्याएं, अभाज्य जोड़ा। अब देखो इनमें इसमें थोड़ा ध्यान रखना कि को प्राइम जो होता है, मैं मान दो ऐसा जोड़ा, ये भी दो जोड़ा होता है, दो अभाज्य संख्या, दोनों का कौन, देखो दोनों का जो एचसीएफ होगा एक होगा। मान लो मैं दो संख्या लेता हूँ यहाँ पे, हाई मान लो यहाँ पे लिखा मैं 10, एक लिखा मैंने 15, इसका जो एचसीएफ होगा कितना होगा, 5 होगा। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समवर्तक। ठीक है, महत्तम समवर्तक होता है, तो कितना आता है इसका, 5 आता है, क्योंकि 5 ऐसी संख्या है, 5 ही ऐसी संख्या है जो सबसे बड़ी संख्या ऐसी है जो इसको भी काट देगी इसको भी काट देगी। ठीक है, तो 5 जो होती है इसका एचसीएफ होगा। अब एचसीएफ देखो मैं लिखा यहाँ पे 10 लिखा, मैंने एक लिखा 11, तो इसका एचसीएफ कितना होगा ना, ये सिर्फ एक से ही भाग होगी। इन दोनों में ऐसी संख्या एक ही कॉमन है जो एक से ही कटेगी। दो से ये चला जाएगा ये नहीं जाएगा, तीन से ये चला जाएगा ये नहीं जाएगा, चार से ये चला, चार नहीं सॉरी, मतलब एक से ही जाएगा, ये सिर्फ दो से जाएगा और 5 से जाएगा। ठीक है, मतलब इनमें सोरे में दोनों में एक ही चीज़ कॉमन है, वो कौन सी है, एक है। ठीक है, जिनका एचसीएफ एक होता है, जिनमें सिर्फ एक ही कॉमन होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, को प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर। लेकिन फर्क क्या है, दोनों में एचसीएफ तो एक है, एचसीएफ तो दोनों का एक ही है, लेकिन फर्क पता क्या है, यहाँ पे जो जोड़ा बना को प्राइम का जो जोड़ा होगा उसमें दोनों संख्याएं अभाज्य संख्या हो या भाज्य संख्या, वो डिपेंड करता है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा 8, एक मैंने लिखा 9, अब देखो इसमें सम संख्या भी आ गई और इसमें एक विषम संख्या भी आ गई। ठीक है, एक अभाज्य संख्या भी है एक अभाज्य संख्या भी है, तो बस एचसीएफ अगर एक होगा ना तो दोनों का जोड़ा जो होगा को प्राइम होगा। ऐसे मान लो एक इसमें मैं ले लेता हूँ 11 ले लूँ, एक अभाज्य संख्या आ गई एक भाज्य संख्या आ गई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एचसीएफ एक होना चाहिए, तो ये चीज़ तो फॉलो कर रही है। लेकिन ट्विन प्राइम जो होता है उसमें क्या होता है, दोनों क्या होनी चाहिए, भाज्य संख्या होनी चाहिए, दोनों क्या होनी चाहिए, दोनों क्या होनी चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए, दोनों के दोनों, दोनों ही प्राइम नंबर भाज्य संख्या। जैसे मैंने लिखा 11 और मैंने लिखा 13, मैंने 11 और 13 लिखा, दोनों क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या, या क्यों ये भी अभाज्य संख्या है, इसका भी दो ही फैक्टर है इसके भी दो ही फैक्टर है, इसका एक और 11 है इसका एक और 13 फैक्टर है।
और इनका HCF भी कितना, 1। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि ट्विन जोड़ा वही कहलाएगा, जो अभाज्य जोड़ा वही कहलाएगा जिनका डिफरेंस कितना हो, 2 का हो। जिनका डिफरेंस कितना हो, 2 का हो। तो ये जो होता है हमारा पेपर में क्वेश्चन आता है कि ऑप्शन आती है यहाँ पे ऐसे लिखा होता है, ए ऑप्शन में ऐसे दिए होते हैं 4, यहाँ पे अलग अलग 11 और 13 ऑप्शन दी होगी, एक आपको 11 और 17 दे दी होगी। तो पूछेंगे कौन सा अभाज्य ट्विन प्राइम कौन से होंगे, अभाज्य जोड़ा कौन सा है, तो कौन सा होगा जिनका डिफरेंस आपस में 2 होगा और दोनों क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी। अब देखो हम डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे, दशमलव के बारे में पढ़ेंगे, दशमलव कैसे कैसे होते हैं। अब देखो कहीं ना कहीं इसी हमारी जो नंबर लाइन होती है इसी पे हमारे कहीं ना कहीं दशमलव होते हैं। यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं इसके बीच में यहाँ पे 0.5 होगा। ऐसा दशमलव भी होगा जो खत्म हो जाएगा, ठीक है, जैसे 1/2 हो गया, इसको 0.5 लिख सकते हैं। कुछ ऐसे होंगे जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 1/3 लिखा, तो ये भी कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, ऐसे चलते रहते हैं ना, 3 ऐसे चलता जाता है, ये देखो ख़त्म नहीं होगा कभी, जितना मर्जी करते हो सोल्व इसको। कुछ ऐसे दशमलव होते हैं जैसे पाई हो गया, पाई की वैल्यू होती है, ठीक है, 3.14, ऐसे समथिंग, ये भी चलती रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती है, ठीक है, ये भी ख़त्म नहीं होती है। अब देखो यहाँ पे हमें इनको क्लासिफिकेशन करेंगे इनकी डेसिमल की, इनमें कैसे कैसे डेसिमल होते हैं, उनको क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इनके दशमलव के बारे में। अब देखो दशमलव होते हैं हमारे पास कौन से होते हैं, सबसे पहले होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत, जो शांत हो जाता है, ठीक है, शांत दशमलव, ठीक है। दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, इसको बोलते हैं अशांत दशमलव, ठीक है। शांत दशमलव और शांत दशमलव क्या होते हैं, शांत दशमलव तो हमारे वो होते हैं, जैसे मान लिखा मैंने लिखा यहाँ पे 1/2 बताया था आपको, 0.5 आ गया, ठीक है, 5/2 बताया, ठीक है, 2.5 हो गया, ये खत्म हो जाते हैं, जो चलते नहीं आगे, ठीक है। तो ऐसे होते हैं, जैसे मान लो कि कौन सा लिखा मैंने, 1.5 लिख दिया मैंने, 2.5 लिख दिया, 4.5, ऐसे दशमलव, इनको बोलते हैं शांत दशमलव, ठीक है। उसका देखो शांत दशमलव कौन कौन से होंगे, इनमें भी 2 टाइप आ जाते हैं हमारे, इनमें भी 2 टाइप आते हैं, वो कौन कौन से, एक होते हैं रेकरिंग, रेकरिंग रेकरिंग में कौन कौन से आते हैं, जिनको बोलते हैं पुनरावृत्ति, जिनकी पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति। एक होते हैं हमारे पास नॉन रेकरिंग, इसमें कौन कौन से आते हैं, जो पुनरावृत्ति नहीं होती है, यानी कि अनावृत्ति होती है उनकी, अनावृत्ति, ठीक है, उसको लिखो हिंदी में अनावृत्ति, ठीक है, अनावृत्ति वाली संख्याएं होती है जो। पुनरावृत्ति का मतलब क्या है, देखो मान लो ऐसे मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने बताया था आपको 0.3 लिखा है मैंने, तो 0.3 को देखो यहाँ से चल रहा है, यार चल रहा है, तो ऐसी संख्या को हम इसके ऊपर क्या, इसको हम जिस चीज़ को हम ऐसे दर्शा सकते हैं, तो इनको हम ऐसे दर्शा सकते हैं ना, 0.3 बार, ठीक है, बार का मतलब कि ये कंटिन्यू चलता जाता है, ठीक है। तो ऐसी संख्या होती है जो उनको हम, जो मतलब पुनरावृत्ति चलती है, यानी कि रिपीट होता रहता है, देखो 3 बार रिपीट हो रहा है, इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब नॉन रेकरिंग देखो, अनावृत्ति क्या होती है, रिकरिंग नहीं होती, ठीक है, रिपीट नहीं होते, मतलब रिपीट नहीं होते हैं, तो इनमें कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे मान लो मैं लिख दिया यहाँ पे पाई की वैल्यू होती, चलो कुछ भी लिख लो, यहाँ पे मैं लिख दिया 1.7345, ऐसे कुछ भी लिख लो आप, ठीक है। ऐसे रिपीट नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा, रिपीट हो गया तो आप क्या करोगे, बार लगा दोगे, बार लगा दोगे, रिपीट नहीं होगा, ऐसे चलता रहेगा, अलग अलग संख्या आती रहती है, अलग अलग आता रहता, इसको बोलते हैं अनावृत्ति, यानी कि रिपीट नहीं होता ये। तो इसमें देखो जैसे और आ जाएंगे हमारे √2 आ जाएगा, जो √2 की वैल्यू होती है, √3 आ जाएंगे हमारे, इनकी भी वैल्यू ऐसे अगर सोल्व करोगे तो इनकी वैल्यू ऐसे ही चलती जाती है, √5 हो गया, √7 हो गया, ऐसी वैल्यूज होती है। अब देखो इसमें ये तो हो गया हमारा, ये होते हैं हमारे पुनरावृत्ति, आपको पता लग गया होगा, ये भी हमारा आपको पता लग गया शांत कौन से होते हैं। अब इन पे ही हमारा डिपेंड करता है कि कौन सी हमारी परिमेय संख्या है, कौन सी हमारी अपरिमेय संख्या है। परिमेय का मतलब रैशनल, अपरिमेय का मतलब होता है इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल और रैशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं पहले कि कौन से रैशनल नंबर होते हैं, कौन से इरेशनल नंबर होते हैं। अब देखो परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है, रैशनल इरेशनल नंबर क्या होते हैं। आपने परिभाषा तो इसकी सुनी होगी कि परिमेय संख्या होती है जिसको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और Q क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि 0 नहीं होना चाहिए।
सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। परिमेय संख्या को ये भी सारे मापने, जिसे मापा जा सकता है, मापा जाए, जिन्हें मापा जाए या मापा जा सकता है, ठीक है। और अपरिमेय क्या होता है, जिसे मापा नहीं जाता है, जिसे मापा नहीं जाता है। मापने का मतलब क्या था बता देता हूँ आपको। मान लो कि यहाँ पे मैंने, इसका मतलब समझ लो कि क्या होता है। सबसे पहले इसी में है सब कुछ। अगर जीरो होगा तो मापा ही नहीं जाएगा, यह परिमेय संख्या बन जाएगी। कैसे? मान लो कि यहाँ पे मैंने लिखा, मैं पी बटा क्यू की कोई भी फॉर्म लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पे 4, और मैं इसको 0 से अगर डिवाइड करूँगा तो क्या इसको माप सकते हैं हम? देखो, अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा इससे तो 0 एकम 0 आ जाएगा। यहाँ पे फिर से 4 आएगा, 0 एकम 0 आ जाएगा, फिर से 4 आ जाएगा, फिर से 0 एकम 0 आ जाएगा, फिर से 4 आ जाएगा, फिर से 0 एकम 0, मतलब ऐसे ही चलता रहेगा ये। तो इसको माप ही नहीं सकते, कहाँ पे खत्म होगा नहीं पता, नहीं पता। फिर ये परिमेय संख्या कैसे होगी? यानी कि परिमेय संख्या वही संख्या, मतलब परिमेय संख्या के लिए तो है कि जीरो तो नहीं होना चाहिए, जीरो का तो कहानी खत्म है, जीरो तो नहीं होना चाहिए। ये तो आपको समझ आ गया होगा भी क्या होता है, क्या इक्वल टू नॉट जीरो का मतलब। तो अब ये तो हमारा हो गया। अब देखते हैं मेरे पास कौन कौन सी परिमेय संख्या हो सकती है, कौन कौन किन किन संख्या को माप सकते हैं, किन किन संख्या को नहीं माप सकते हैं। तो मैंने अभी बताया था आपको कि एक होता हमारे पास शांत, एक होता हमारे पास अशांत दशमलव, ठीक है। ठीक है, अशांत दशमलव में भी मैंने दो बताए थे आपको। एक बताया था मैंने पुनरावृत्ति वाले, एक बताए थे मैंने अनावृत्ति वाले, ठीक है। अब शांत जितने भी होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे परिमेय संख्या होती है। कैसे? उसको पी बटा क्यू में मैंने लिखा 1.5, शांत दशमलव खत्म हो गया। तो क्या यार देखो, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 15, इसका पॉइंट हटा के 10 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो 5 दूनी 10, 5 दिए 15, तो ये पी हो गया, ऊपर नीचे क्या हो गया क्यू। तो जितने भी हमारे शांत वाले होते हैं, जितने भी हमारे ये दशमलव होते हैं शांत वाले, वो क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं होती है। इसको हम पी बटा क्यू में कुछ भी ले लो। अब दूसरा बताता हूँ आपको मैं। अब इसका तो हो गया। अब क्या हमारे जो दूसरा पॉइंट लिखो, जो परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या का बता रहा हूँ अभी आपको सिर्फ। तो परिमेय संख्या में देखो इंटीजर होते हैं हमारे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। अब इन ये भी परिमेय संख्या है। कैसे? जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1, जिसके नीचे कुछ नहीं 1, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या होगी, पी बटा क्यू फॉर्म हो रही है। तो ये भी हमारे पास क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है। अब देखो हमारे पास ये भी हो गया परिमेय संख्या में, और क्या आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे, अब देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पुनरावृत्ति में लिखता हूँ। पुनरावृत्ति में क्या होता है, या पुनरावृत्ति होती है जिनकी दशमलव के बाद पुनरावृत्ति होती रहती है, जैसे 3 3 3 3। तो इसको, जो हमारे ये पुनरावृत्ति वाले होते हैं ना, जो हमारे पुनरावृत्ति वाले होते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.3 बार। और इसका मतलब क्या होता है, इसको हम बताऊंगा, मैं कभी आपको बताऊंगा, वीडियो लेके आऊंगा कि बार को कैसे सोल्व करते हैं। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 3y9, ठीक है। 3y9 जो हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे, तो इसको काट लो, कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, ठीक है। इसको भी पी बटा क्यू में लिख सकता हूँ मैं। ये बार वाले जितने होते हैं वो सारी की सारी क्या होती है, हमारी परिमेय संख्याएं होती है। ये भी हमारी क्या होंगी, परिमेय होंगी, रैशनल होंगी, रैशनल होगी, ठीक है। अब अनावृत्ति में देखो, ठीक है। अब चल रही है संख्या, मान लो 1.73216 यार, आप इसका दशमलव उठा सकते हो ना, ही आप इसको बार लगा के नीचे को सॉल्व कर सकते हो। ये कभी खत्म ही नहीं होगा। हमें नहीं पता किससे बना हुआ है, हम इसको पी बटा क्यू में नहीं लेके आ सकते। ये कौन सी होगी, पी बटा क्यू में नहीं आएगी तो क्या होगी, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ आपको रूट का, रूट में क्या क्या आ जाता है। रूट में भी दो तरह के रूट होते हैं। एक मैंने लिखा √4 लिखा, एक साइड मैंने लिखा √3 लिखा। एक और ले लेते हैं यहाँ पे रूट, ले लेते हैं 36 ले लेते हैं, एक इधर ले लेते हैं √5 ले लेते हैं। अब √4 को मैं निकाल सकता हूँ, √4 की वैल्यू होती है 2, है ना, होती है या नहीं होती है। अब √2, अगर √4 की वैल्यू 2 आ गई तो इसके नीचे 1 लगा सकता हूँ, ये भी पी बटा क्यू बन जाएगा। जो रूट, जिनका रूट खुल जाता है, निकल जाता है, जो रूट जिनका होता है, वो क्या होती है, हमारी परिमेय संख्या होती है। लेकिन जिनका रूट नहीं खुलता, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमारी नॉन रिकरिंग होती है, अनावृत्ति वाले होते हैं। जिनका रूट नहीं खुलता उनकी वैल्यू होती है नॉन रिकरिंग होती है, और ये किस में आ जाती है, हमारी अपरिमेय संख्याओं में आ जाती है, यानी कि इरेशनल नंबर। बस परिमेय संख्या में आपसे अब क्वेश्चन आता है कि क्या जीरो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। जीरो परिमेय, अपरिमेय या परिमेय, दोनों में से क्या है।
तो इसको पता करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि जीरो के नीचे भी तो वन लगा सकते हैं, जीरो के नीचे भी तो वन लगा सकते हैं। अगर मैं जीरो को डिवाइड करूँ वन से तो वन जीरो का जीरो, तो ये तो खत्म हो गया। ये भी तो शांत है, ये भी तो शांत में आ गया, ये तो शांत में आ गया। तो जीरो भी क्या हो जाएगी, हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। जीरो क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या, रैशनल नंबर हो जाएगा। अब देखो परफेक्ट नंबर, पूर्ण संख्या क्या होती है, इसके बारे में देखते हैं कि होती क्या, परफेक्ट नंबर क्या होता है। परफेक्ट नंबर देखो क्या होता है, पहले मैं इसको प्रैक्टिकली बता देता हूँ आपको, फिर मैं बताऊंगा इसकी डेफिनेशन क्या है। जैसे मान लो मैंने 6 को लिखा, मैंने लिखा 6 को, तो 6 के नीचे 6 को छोड़कर इसके देखो कौन कौन से फैक्टर है, 1 है, 3 है और 2 भी है ना, 3 फैक्टर है। तो इसके जो फैक्टर होंगे जिनसे ये डिवाइड हो रहा है, इसके जो फैक्टर है उनका सम देखो कितना है। अगर 6 आ रहा है ना, उसके फैक्टर का, उसी नंबर को छोड़कर, ये देखो फिजिक्स से भी जाएगा ये, लेकिन उसको नहीं लेना है, उससे जो कम वाले होंगे ना, जितने फैक्टर होंगे, अगर उनका सम जो होगा 6 होगा तो क्या होगा, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर कहा जाएगा। अब एक और ले लेते हैं, यहाँ पे मैं 28 को मान के देखता हूँ। तो 28 कैसे जाएगा, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा और 4 से जाएगा, 7 से जाएगा और 14 से जाएगा। तो जोड़ो इनको, ये कितना हो जाएगा, 21, 21 4 25, 27 और 28, इनका सम भी कितना था, 28। तो ये भी क्या हमारा परफेक्ट नंबर होगा। और एक चीज़ और याद रखना कि पाई जो है, पाई भी हमारी अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन जो 22/7 है उसको तो परिमेय बोलेंगे, क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.14 ऐसे चलती जाती है। इसकी जो ये जो 22 अप्रोक्स वैल्यू मानी जाती है, अप्रोक्स वैल्यू, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है इसकी। जो पाई की एक्चुअल वैल्यू है वो कभी खत्म नहीं होती, उसको माप नहीं सकते, आज तक पाई को मापा ही नहीं गया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब पाई भी क्या होगी, हमारी अपरिमेय संख्या होगी। पाई भी हमारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब देखेंगे पार्ट 2 में, देखेंगे नंबर्स के बारे में थोड़ी बहुत ही और जानकारी बची है, वो बता दूंगा आपको कि डिविजिबल रूल क्या होते हैं, वो भी बता दूंगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।